मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। और हमेशा हम लोग रोजाना शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मिलते हैं और हम लोग डेली लाइव क्लास लेके आ रहे हैं डिफेंस के सारे बच्चों के लिए, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब्जेक्ट हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको टीच करती हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स की, और मैथ्स के लिए हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। और पीवाईक्यू के अंदर हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन सेशन लिए थे, आज हम लोग इसको फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर्स हमें निकाल लें, फैक्टर निकाल लें। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं ए बी एम, एम एम नहीं है, एम एम लिखा हुआ है, ए एन और माइनस में बी एम। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है, कैसे आ सकती है। कि इसमें तो देखिए कुछ कॉमन है नहीं। यदि फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर का मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6, तो 6 का फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई विथ 3। फैक्टर का मीन्स ये होता है, यानी मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से किसको मल्टीप्लाई करूं, किसको मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट ये आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो कुछ कॉमन आ सकता है दो दो की पेयरिंग कर लेंगे, दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन इस पेयरिंग से कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और ना यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। तो मैंने काम करते हैं, थोड़ा सफल कर लेते हैं इनको। मैं ए बी प्लस ए एन लिख लेता हूँ, और माइनस का एम एम और माइनस का बी एम लिख लेता हूँ। अब देखते हैं कुछ कॉमन है इनमें। यस, यहाँ पे ए कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, बी प्लस एन बच गया। यहाँ पे ए कॉमन आ गया, यहाँ से ए बाहर आया, बी बच गया, प्लस का प्लस सिंबल, ए बाहर आ गया, एन बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, क्यों माइनस यहाँ पे है, अंदर की जरूरत नहीं, बाहर माइनस लिखना पड़ेगा। एम कॉमन लिया मैंने, और जैसे ही माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर का सिंबल क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक एम, तो यहाँ बचा एम, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचने वाला है मेरे पास, क्या बचेगा, यहाँ से m कॉमन आ गया तो प्लस का b बचने वाला है, प्लस का b बचने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो बार m नहीं होना चाहिए, क्योंकि m कॉमन आते ही यहाँ पे कॉमन m रहेगा। हाँ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे n आएगा एक जगह, ये मिस प्रिंट है। यहाँ पे एम एन होगा, यहाँ पे एम एन, तो यहाँ भी एम एन होगा, यहाँ भी n होगा, और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ कॉमन के अंदर n आ जाएगा। एक तो रह गया अपना, एक ये वाला बन गया, क्या बन गया, b प्लस एन बोल दूं या n प्लस बी बोल दूं, एक ही बात है। दूसरा हो गया a माइनस एम। तो ये दो फैक्टर देखिए कहाँ मैच कर रहे हैं, ये दो फैक्टर आप देखिए मैच कहाँ कर रहे हैं, a माइनस एम ये रहा, और b प्लस एन ये रहा। राइट आंसर इज b। यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये चीज हो गई क्या, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो फैक्टर निकालने का तरीका ये वाला होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंस द वन साइड ऑफ ए triangle a 25 degree, the acute angle between the diagonals। देखिए ये बोल रहा है कि आपके सामने एक ऐसा रेक्टेंगल है, इसके से दो डायगोनल्स हैं। अब डायगोनल जो हैं क्या बोल रहा, ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 डिग्री। ये 25 डिग्री का एंगल है। तो क्या पूछ रहा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, बिटवीन दी डायगोनल। तो डायगोनल्स के बीच में एक्यूट एंगल कौन सा है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया और इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी इक्वल लेंथ में होते हैं दोनों के दोनों। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इसका बाइसेक्टर पॉइंट होता है। दूसरी बात, ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये यदि 25 डिग्री का, तो ये भी कितना आएगा, 25 डिग्री का। 25 हो गया 50, तो ये एंगल आ गया 130 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया, 130 डिग्री। अब ये 130, तो ये एंगल भी 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अब यदि मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन मानूं, तो ये 130 डिग्री का, तो ये आएगा 50 डिग्री का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल आ गया मेरे पास 50 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे निकालना है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। डायगोनल के बीच में एक्यूट एंगल। देखिए
ये दो डायगोनल मिलके बना रहे हैं 130 डिग्री, ये दो डायगोनल मिलके बना रहे हैं 50 डिग्री। ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, और ये एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल कितना डिग्री का है? एक्यूट एंगल 50 डिग्री का है, तो राइट आंसर इज 50 डिग्री। क्लियर दैट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है कि यहाँ पे देखना, देखिए यहाँ माइनस है, ये सब मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई 3 की पावर 26 माइनस 3 की पावर 18 3 की पावर 17 3 की पावर 15। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है? एक्स की पावर पी मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्यू, तो इसका सोल्यूशन होता है एक्स की पावर पी प्लस क्यू, ये इसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिए बेस दोनों में कॉमन है, तो पावर विल बी एडेड, तो पावर एड हो जाएगी 3 और 24 प्लस 26 माइनस, यहाँ पे देखिए बेस सब जगह कॉमन है, तो 18 प्लस 17 प्लस 15 ये रह जाएगा। अब 26 और 30 कितना, 26 और 24 कितना होता है? 50 होता है। यहाँ पे इन दोनों 35 और 15 हो गया 50। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 की पावर 50 माइनस 3 की पावर 50, यानी 3 की पावर 50 है, उसमें से सेम माइनस करना है, तो सेम माइनस सेम ऑलवेज होता है 0, तो राइट आंसर इज 0। राइट आंसर इज 0। पेपर में इतना बड़ा सोल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए। तो सीधा इनको ऐड कर लो, सीधा ऐड किया 50 आ रहा है, इन सबको ऐड किया कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो 3 की पावर 50 3 और 50 आंसर कितना आ गया? 0। विद इन अ 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से एकदम सही से अच्छे से बना सकते हो, यदि आपको एक्सपोनेंट पावर का ये छोटा सा रूल भी पता है तो। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 502 होल की पावर 2 माइनस में 498 होल की पावर 2, यानी 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर, दोनों को माइनस करना है। एक तरीका तो ये रहता है कि मुझे इसका स्क्वायर पता हो, इसका मुझे स्क्वायर पता हो, दोनों को माइनस कर दूं, या मैं इसको ट्रीट ऐसा करूं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका सोल्यूशन होता है 1 टाइम इन प्लस एंड 1 टाइम इन माइनस। तो एक बार इनको प्लस कर दूं, एक बार इनको प्लस कर दूं, और एक बार इनको माइनस कर दूं, एक बार इनको माइनस कर, प्लस किया इनको, तो इसको 2 यहाँ दे देंगे 500, तो 500 कितना हो गया? 1000 हो गया। मल्टीप्लाई विद, यहाँ क्या बचेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो अल्टीमेटली आ गया 4 मल्टीप्लाई विद 1000, 4 मल्टीप्लाई विद 1000। तो अब यहाँ पे देखना है कि 4 मल्टीप्लाई 1000 कहाँ है? कहीं भी नहीं है, 4000 है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 4000, 4000। अब यहाँ पे आगे कुछ वैल्यूज और दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि 4000 को, पहले इसको छोड़ते हैं, 4000 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 1 से, तो 40,000 बन जाता है, वो मेरा ऑप्शन नहीं है। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 बन जाएगा, तो इसका आंसर है ये वाला। क्योंकि किसी भी नंबर की यदि पावर 0 है तो इसका मीनिंग होता है 1, यानी 10 की पावर 0 इसका मतलब 1, और यदि 400 को 1 से, 4000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4000। तो ये मेरा आंसर हो गया। बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये पार के अंदर फॉर्मेट में दे रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है, तो आपको समझ जाना है कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए 1x 2y 6z, और लिखा हुआ है इज ए नंबर डिविजिबल बाय 9, यानी इसके अंदर पूरा पूरा 9 का डिवाइड जा रहा है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, सबसे कम वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई प्लस जेड की? तो देखिए 9 का रूल होता है कि किसी भी नंबर में यदि 9 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? डिजिट्स का सम करना पड़ता है। 3 प्लस 6 प्लस 9, यदि डिजिट्स का सम किया, देखिए 18 आ रहा है,
यदि डिजिट्स के सम में 9 का डिवाइड जा रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल। तो ये रूल भी यही लगाना है, सिंपल सा। क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड को छोड़ दो, 1+2 3, 3+6 कितना हो गया 9। यहाँ पे 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब एक्स वाई जेड को क्या लें, अब एक्स वाई जेड को सबसे छोटा नंबर लेना है, तो मुझे एक्स को भी 0 लेना होगा, वाई को भी 0 लेना होगा और जेड को भी 0 लेना होगा। ये नंबर बन जाएगा 10206 डिवाइड बाई 9। यस, डिजिट्स का सम 1 और 0 1, 2 और 3, 3 और 0 3, 3 और 6 9, 9 और 0 9। क्या 9 में 9 का डिवाइड जाता है? यस। तो सबसे छोटा यदि इनका सम करना है, मुझे सबसे छोटा यानी लिस्ट सम निकालना है, तो लिस्ट सम के लिए मुझे सबको 0 लेना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, इट बिकम्स 0। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लिस्ट ने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता तो मैं तीनों ही जगह क्या पुट कर सकता था, 9 9 पुट कर, 9 9 और यहां भी लिख देता 9। तो फिर क्या हो जाता, 9 प्लस 9 प्लस 9, और आंसर कितना आ जाता, 27। दोनों ही सही बात है। लिस्ट के लिए सब जगह 0 पुट कर दो और हाईएस्ट के लिए सब जगह 9 पुट कर दो, तो सम कितना आएगा, 0 भी आ सकता है और 27 भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 0 plus k are the coordinates of a point, it will exist at the following, 8 of the following। देखिए सबसे पहले तो ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ होता है, ये ग्राफ के अंदर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक्स एक्सिस के अंदर ये जो पॉइंट है या वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां होता है 0,0। इट मीन्स एक्स का वैल्यू भी 0 रहता है और वाई एक्सिस का वैल्यू भी 0 रहता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहते हैं ओरिजिन के हमेशा 0,0। यदि आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो आप बोलेंगे 0,0, एक्स से भी 0 और वाई से भी 0। और यदि आपसे पूछा जाए कि 0,0 क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये ओरिजिन है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब यदि यहां से राइट में चलते हैं तो वैल्यू प्लस में बढ़ती है, +1 +2 +3 +4 +5। राइट में बढ़ते तो -1 -2 -3 ऐसे चल रहा है। इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। अब क्या करता है, ये कोई भी ग्राफ पेपर जो होता है वो किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और 4 इक्वल पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस से होती है हमेशा, क्योंकि एक्स भी प्लस से वाई भी प्लस से। इस क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी वैल्यू हमेशा प्लस की होती है, कि फर्स्ट वैल्यू एक्स से लेंगे, सेकंड वैल्यू वाई से। इस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू माइनस की होती है, यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस, और इस क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू प्लस की, सेकंड वैल्यू माइनस की। एक तो बेसिक बातें इतनी पता होनी चाहिए। अगली बात आती है, बात ध्यान से समझना है, यहाँ देखिए। अगली बात आती है कि सर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे दोनों 0 है सर, ठीक बात है। अब यदि मैं क्या करूं, कि यहां से इस तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या हो रहा है सर, इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना इस वाले में, तो यहां पे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन y के बारे में क्या बोलेंगे, सर y का वैल्यू तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, y पे तो y कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि y पे फर्क कब पड़ता है, जब ऊपर या नीचे मूव ऑन करते हैं तब। यदि आप इस तरफ जा रहे हो तो x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, y पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे मूव ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा हूं y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो बातें यहां से समझ में आती है कि ऑन, ऊपर लिख देता हूं मैं, ऑन दी x एक्सिस, और दूसरा होता है ऑन दी y एक्सिस। ऑन दी x एक्सिस का मतलब हुआ कि x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y हमेशा क्या होगा, 0। इस पूरी x एक्सिस पे y क्या होता है, 0, क्योंकि हम लोग x एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, y की तरफ जा ही नहीं रहे।
और ऑन दी वाई एक्सिस का मतलब हो गया एक्स हमेशा 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। तो ये ऑन दी एक्स एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस की बात थी। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, थोड़ा बेसिक हो गया, अब बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 0, के रिप्रेजेंट्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 2 3 5 कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब होता है कि भाई x तो यहाँ पे 0 है। x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, क्योंकि हमेशा पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x कोऑर्डिनेट को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y कोऑर्डिनेट को। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? 0। अब x कोऑर्डिनेट 0 है तो भाई ये क्या होगा? ऑन दी y एक्सिस होगा ना, ऑन दी y एक्सिस होगा। क्या होगा? ऑन दी वाई एक्सिस होगा, क्योंकि x जो 0 होता है वो पूरी y एक्सिस पे x 0 होता है। अब k की जगह कुछ भी आ सकता है, यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, -1 -2 कुछ भी आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग y का वैल्यू चेंज करते रहेंगे, लेकिन x को हमेशा 0 लेना है तो हमें ऑन दी y एक्सिस रहना ही पड़ेगा। ऊपर बढ़ेंगे तो x y वैल्यू बढ़ती रहेगी, नीचे जाएंगे y की वैल्यू कम होती रहेगी। तो ऑन दी x एक्सिस में हमेशा x क्या होगा? ऑन द y एक्सिस में हमेशा x क्या होगा? 0 होगा, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% होगा y एक्सिस। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ओरिजिन भी तो हो सकता है, क्योंकि वो 0,0 होता है, ये बात भी तो सच है। हाँ बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां तो आपने कंसिडर कर दिया ना कि y तो 0 है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 0, के मतलब वेरिएबल, तो के की कोई वैल्यू आ सकती है, के की जगह 1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है। उस सिचुएशन में ध्यान क्या रखना है कि के की कोई ना कोई वैल्यू दूसरी हो सकती है, तो यहाँ पे y का वैल्यू चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है। इसलिए ऑन दी y एक्सिस हमेशा x 0 होता है और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। सिमिलरली ऑन दी x एक्सिस में क्या होता है? ऑन द एक्सिस में y हमेशा 0 होता है, x से कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, नन ऑफ दिस तो इसमें से कुछ भी नहीं वाला बात है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने, और फैक्टर्स इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे ढंग से आता है तो आप देखते ही फैक्टर निकाल पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी चीज है ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता ही होगा आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस में 4ab, माइनस में 4ab। इसका तो मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिख दिया, और माइनस का 4b सेम का सेम लिख दिया, कोई चेंजेस इसमें नहीं किए। अब बात करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वही रहेगा, 4ab में से 2ab गया तो माइनस का 2ab यहां पे रह गया, माइनस का 2ab यहां पे रह गया, क्योंकि प्लस का 2ab था, माइनस का 4ab था, माइनस का 2ab रह गया। तो अब यदि आप इसको गौर से देखेंगे ना तो इसका क्लोज फॉर्मेट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये था, और यदि यहां सिंबल चेंज होकर ये आ रहा है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ये रहा। तो राइट आंसर इज ए बी। या तो इसको ऐसा लिखा आ सकता है, या कई बार ये इसको 2 बार लिख के भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x एंड y आर इनवर्स वेरिएशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि कौन सी इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे x इज इक्वल्स टू 1/y ऐसे होगा। अब अब क्या होगा? यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या आता है? कांस्टेंट आता है, फिक्स वैल्यू होती है। इनवर्स का मतलब ये होता है। तो आप एक्स वाई को यहाँ पे ले आओ तो क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई विद वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो इनवर्स और जो है ना का सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। The base area of room is this one, height is this one, find its volume। देखो रूम है, और रूम के अंदर एक बेस एरिया, मतलब रूम, इस ढंग का कोई रूम फॉर्म किया गया है, इस ढंग का कोई रूम फॉर्म किया गया है।
ये रूम है। बेस एरिया का मीन्स हो गया, बेस एरिया का मीन्स हो गया ये वाला एरिया, बेस एरिया का मीन्स हो गया ये बेस वाला एरिया। और यदि आप किसी रूम के अंदर, अब रूम के अंदर यदि बेस एरिया अलग है और वॉल्यूम हाइट अलग दे रखा है, इसका मतलब ये वाला क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्या है? एक क्यूबॉइड है। अब बेस एरिया इन्होंने दे कितना दे रखा है, 12 मीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया दे रखा है। और इसका हाइट कितना दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है 300 सेंटीमीटर। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों की यूनिट अलग अलग है, यूनिट एक जैसी करनी पड़ेगी। मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो इट कम्स 3 मीटर। तो हाइट कितना है, 300 सेंटीमीटर के बजाय मैं बोलूंगा 3 मीटर इसकी हाइट है। मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, को बोलते हैं बेस एरिया। क्या बोलते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई विद हाइट। बेस एरिया गिवन है 12, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 3, 12 3 जाओगे 36 मीटर क्यूब, 36 मीटर क्यूब। तो राइट आंसर इज डी। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई विद हाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है। बेस एरिया ये रहा, यहाँ रखेंगे 12, हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप विद इन अ 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये है वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर ये वैल्यू क्या होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट होता है। ये हमेशा ऐसा ही फॉर्मेट इसका होता है। अब यहां पे आपको वैल्यू दिख रही है 6, 8 और x। अब आप इसमें से देखिए कि कौन सी वैल्यू किस फॉर्मेट में सेट बैठ रही है। आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू देखिए इसमें सेट बैठ रही है और ये वैल्यू इसमें सेट बैठ रही है। कहीं ना कहीं एक इंटीजर आंसर आ रहा है, क्योंकि 2m इज इक्वल्स टू 6, तो m का वैल्यू आ रहा है 3। m का वैल्यू आ रहा है 3। तो m का वैल्यू जैसे इसका वैल्यू 6 दे रखा है, मान लीजिए m का वैल्यू जैसे 3 आया, तो यहाँ क्या बोलेंगे, m का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या बोलेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 10 और 3 का स्क्वायर माइनस 1 होता है 8, और ये दे रखा है 6। तो ये ट्रिपलेट के तीनों डिजिट्स मेरे पास आ गए। यहाँ पे 6 और 8 तो दे रखा है, थर्ड आंसर हो जाएगा मेरा 10। थर्ड क्या हो जाएगा, 10। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि मैं यदि इसको ले लूं कि ये 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1, और अब मैं देखिए इसको 6 नहीं सपोज करके, सपोज इसको लेता हूं कि m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 8 ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं, क्योंकि 1 को इधर भेजूंगा तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर करूंगा तो m का वैल्यू आ जाएगा 3। अब भी 3 आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसका आंसर तो 8 दे ही रखा है। m का वैल्यू 3 आया तो m 2 जा कितना होता है, 3 2 जा होता है 6। यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो आप ऐसे भी ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं। फॉर्मेट याद रखना है 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1। कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से जरूर मैच करने वाली रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और तुरंत हो जाता है। लिखा हुआ है a+1 a-1 a का स्क्वायर प्लस 1। आपको पता होना चाहिए कि ये जब दोनों, देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और दोनों में एक जगह प्लस लगा हुआ, एक जगह माइनस। अल्टीमेटली ये वाली आइडेंटिटी को ये फुलफिल कर रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसका सोल्यूशन होता है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यानी a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1।
ए का स्क्वायर 1 लिख दो यहां पे, अब और यहां लिख दो ए का स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो अगेन ये ऐसा ही बन गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो दोनों सेम सेम, स्टार्टिंग वाले दोनों सेम सेम है, लास्ट वाले दोनों सेम सेम है, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे, तो a2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर होता है a की पावर 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a की पावर 4 माइनस 1, a की पावर 4 माइनस 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर एकदम, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बोला कि द एक्सप्रेशन दे रखा है आपको और इसका सिंप्लीफिकेशन बिकम, सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का। आंसर कितना आ गया, 0। देखने में देखा जाए क्वेश्चन लग रहा है हीरो, लेकिन आंसर क्या है इसका, 0। तो जो क्वेश्चन लगे हीरो समझ लो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आराम से आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है आप आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्लियर एकदम, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3/2x माइनस में 7, 5x प्लस में 14। अब वेरिएबल वेरिएबल को एक कर दो, 3/2x वेरिएबल को इधर लाओ 5x, और इसको इधर ले जाओ 14 प्लस 7। अब एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो ये रहेगा 3x, और ये जाएगा कितना 10x, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14 प्लस 21, 21। अब आ जाओ इधर, 3x में से 10x गया, माइनस का 7x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 21। 7 से कैंसिल कर दो 3 टाइम, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। लेकिन मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, माइनस एक्स नहीं निकालना, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज आज की क्लास में इतना सा, अगली क्लास में फिर मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आप लोगों में कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपके कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता पाऊं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, ये लाइव क्लास आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर इसी तरह के वीडियोस के लिए। हम रोजाना मिलते हैं रात को 8 बजे लेकर के 11 बजे के बीच में। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग एवरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।